भयानक भयानक ये भाषण बहुत जबरदस्त देते थे सुभाष चंद्र बोस। भड़कीला भाषण देने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्होंने 1941 में इन्हें छोड़ा। तब ये रसिया होते हुए इटली, रसिया, कई देशों की भ्रमण किए और कहाँ पहुंचे, जर्मनी में पहुंचे। और जर्मनी में हिटलर के पास गए मिलने के लिए, तो हिटलर को मिलने के लिए दिया गया। हिटलर के ऑफिस में कौन पहुंचे, सुभाष चंद्र बोस। और हिटलर के ससुर के हिटलर आया, सारे लोग सैल्यूट किए, हिटलर आ गया, सर 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 हिटलर आ गया। हिटलर, सुभाष चंद्र बोस खड़ा भी नहीं है हिटलर के आगे, हिटलर चल गया गुस्सिया के। बाद में पता चला नकली हिटलर था, उसका फेस वैसे ही मिलता था। उसके बाद आया ओरिजिनल हिटलर, सारे सैल्यूट किए, सॉरी हिटलर। ओकरो देख के सुभाष चंद्र बोस वैल्यू नहीं दिए। बाद में पता चला यो नकली था। जितना आया सब उसके खुद के बॉडीगार्ड कंफ्यूज हो जाते थे सब, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं। ओरिजिनल जब हिटलर आया, जब ओरिजिनल हिटलर आया तो ओरिजिनल हिटलर के आते वक्त में सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, हाथ मिलाए वहां से, तो हिटलर कंफ्यूज हो गया कि यार ये तो बहुत होशियार आदमी लग रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने पूछा कि आपको पता कैसे चला, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि सोने की परख सोनार को अच्छे से होती है, अगर उसको लोहा दिखाइएगा तो दूरे से पता कर लेगा कि सोना नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोले कि अच्छा आदमी, हिटलर बोला कि अच्छा आदमी है, ठीक ठाक लगता है। तो पूछा हिटलर की क्या चाहते हैं आप, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि हम बहुत खतरनाक चीज चाहते हैं। क्या चीज, कहा कि देखिए हमारे देश से 3 लाख फौजी को इंग्लैंड लेके आया है और आपके खिलाफ लड़वा रहा है, और आप उन लोगों को पकड़ लिए, आप उन फौजियों को हमको दे दीजिए, हम आप ही की ओर से उसको इंग्लैंड से लड़वा देंगे। हिटलर का पगला गया है, कोनो मोटर कार समझा है कि अगला गियर लगाओ, बैक गियर लगा दो। अभी आया था हमको मारने के लिए, अभी इंग्लैंड से कैसे मारे गए आप। कहा कि आप वो जिम्मेदारी हमें छोड़ दीजिए। इन लोगों को अंग्रेज सब ने क्या किया है, राष्ट्र प्रेम की भावना इनमें से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि हिटलर मान ही नहीं रहा था, क्योंकि हिटलर बहुत बड़ा हॉल बनवाया था, जैसे आपका क्लासरूम कैसे है ऐसे ही, इसमें सबको बैठाता था कुर्सी पे, सब लोग बैठ जाते थे। इसमें खिड़की चारों ओर से नहीं थी, जब सब लोग आ जाते थे दरवाजा बंद करके जहरीला गैस डाल देता था, और शीशा वाला खिड़की लगाया था, उसमें से देखता था कि कैसे मर रहे हैं। ओहो मरो मरो, बहुत खतरनाक था हिटलर, समझ में क्या। हिटलर बहुत ही मतलब किसी का बातें नहीं सुनता था। आज भी लोग कहते हैं हिटलर शाही तुम्हारा नहीं सुनेंगे, किसी की बात नहीं सुनता था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप मार के क्या करेंगे, आप हमें एक मौका दीजिए, हम इन भारतीय सैनिकों को अपने देश ले जाएंगे, और अपने देश ले जाके किसको मारेंगे, ब्रिटेन वाले को मारेंगे। तो ब्रिटेन वाला वहां पिटाएगा तो यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिलेगा। तो हिटलर ने मौका दिया किसको, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस के पास बहुत सारे फौजी थे, तो देखे उन्होंने मनाया कि भाई देखो अंग्रेजों को मारो, ऐसे गांधी जी की तरह नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए आजादी मिलेगा, मिल गया आजादी नहीं, तो तुम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने आए हो, आजादी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। भारतीय सैनिक पहले सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, क्योंकि सैनिकों को वेतन ठीक ठाक इंग्लैंड दे देता था, लेकिन भारतीय सैनिक जो थे उनको मोटिवेट किए सुभाष चंद्र बोस। बर्मा में इन्होंने प्लान बनाया कि बर्मा के रास्ते मतलब म्यांमार के रास्ते भारत में जाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस बहुत जबरदस्त है, उनका एक नारा भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस सबको क्या किए, एकदम मोटिवेट किए सारे सैनिकों को। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहों ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो,
वह आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। तो पूरे भारत के सैनिक जो थे, जबरदस्त सैनिकों में उछाल आया, बाप रे पूरे भारत के सैनिक उजाड़ देंगे रे इंग्लैंड को हम। यहाँ हिटलर देखा, कहा कि ये कौन आदमी है रे, यहाँ पूरा माहौल बदल के रख दिया यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस को देखकर हिटलर बहुत प्रभावित हुआ और हिटलर ने बहुत मतलब सुभाष चंद्र बोस की इज्जत किया और सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। आप लोग बस एक लाइन पढ़ लेते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। समझा गया कि नहीं आ गया? सुभाष चंद्र बोस के योगदान को नहीं, खैर आप लोग के लिए उतना जरूरी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो, नारा आपके लिए, समझा गया? चलो अब आगे समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इन सैनिकों को क्या किए, हिटलर के सहयोग से प्राप्त किए, लेकिन हिटलर ने कहा कि इन सैनिकों में अभी भी ट्रेनिंग का क्या है, अभाव है, ये डायरेक्ट नहीं लड़ पाएंगे। देखो लड़ने आए थे, हम पकड़ के रख लिए कि नहीं रख लिए, इनको क्या जरूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में ना दो एलाइज फोर्स थे सब, मतलब तीन देश थे जो आपस में एक साथ थे। इधर में था जर्मनी, इटली और यहाँ पे जापान। ये तीनों जो थे ये ध्रुवीय राष्ट्र थे सब, इन्हें कहा जाता है एक्सियल फोर्सेज। और जो एलाइज फोर्सेज थे उसमें बड़े बड़े देश थे, अमेरिका था, कनाडा था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, ये सब थे सब। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय सैनिक जो कहाँ फंसे थे, जर्मनी, इन्हें क्या किया, अपने पास लिया। और सुभाष चंद्र बोस हिटलर के सहयोग से आर्म्स एंड एनिमेशन लिया और हिटलर ने किसे भेज दिया, जापान को कहा कि जापान भेजा इन सैनिकों को, और इन सैनिकों को ट्रेनिंग और अच्छा हथियार किसने दिया, जापान। और जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप गिफ्ट में दे दिया। किसमें दिया, गिफ्ट में, क्योंकि इंग्लैंड वालों से ये जापानियों ने कौन सा द्वीप छीन लिया था, अंडमान और निकोबार। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम क्या रख दिया, शहीद एवं स्वराज, शहीद एवं स्वराज नाम रख दिया। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस को मिला, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बना लिया। क्या बना लिया, आजाद हिंद सरकार। कहा कि देश गुलाम नहीं है, हमारी सरकार है, अभी हम सिंगापुर से शासन कर रहे हैं, धीरे 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 दिल्ली पहुंचेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से ही ऑल इंडिया रेडियो पर बोला था, मुझे इस लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आशीर्वाद की जरूरत है। तो बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र। देखिए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में मतभेद नहीं था, दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। सुभाष चंद्र बोस 24 कैरेट गरम दल वाले और महात्मा गांधी 24 कैरेट नरम दल वाले, ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन विवाद नहीं था। आप इतिहास को उस तरह से पढ़िए जिस तरह से हुआ है, ऐसे नहीं कि आप कह देंगे महात्मा गांधी उसमें झगड़ा था। अब आप ही बताओ, हम जीएस के टीचर और कोई मैथ के टीचर, हम दोनों लोग एक चीज पे कैसे जा सकते हैं भाई? उनका चीज पढ़ाने का तरीका अलग, हमारा अलग है, दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं, लेकिन अल्टीमेट काम क्या है, आप लोग का रिजल्ट दिलाना। अगर हम जीएस, हम या इंडिया का कोई भी जीएस का टीचर, उसका जीएस में योगदान है, जो भी मैथ के टीचर उनका मैथ में योगदान है, रीजनिंग में योगदान है। आपको तो जरूरत दोनों की है, कि ऐसा थोड़ी है कि आप जीएस पढ़ लेंगे मैथ नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको तो बैलेंस लेके चलना है। वो अलग बात है कि बीपीएससी, यूपीएससी या दरोगा, रेलवे, इस सब में जीएस का वेटेज ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल आपको तो लेके सबको चलना है। तो नरम दल भी जरूरत थी और गरम दल भी जरूरत थी। युवाओं का कहना है कि नरम दल की क्या जरूरत थी, अरे नहीं भैया, संगठित करने का काम नरम दल ही किया। और आप ध्यान से देखेंगे नरम दल से ही जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो गरम दल के रूप में गए थे। समझा रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, राष्ट्रपिता। सर सुभाष चंद्र बोस इतने पढ़े लिखे थे फिर भी गरम दल के कैसे हो गए? भाई गरम दल और नरम दल ये पढ़ने लिखने पे उतना डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है आइडियोलॉजी कैसे है। हम नरम दल के हैं, हम आज भी कहते हैं कि हम मतलब पढ़ाते हैं बस, बट टीचर बनने का हमारा 1% भी सपना नहीं, 1% भी नहीं। पढ़ाते हैं वो अलग बात है। शुरुआत में हम पढ़ाना चालू किए थे फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, क्योंकि हमको आर्मी में इस चीज से छांटा था जो कभी सही नहीं हो सकता था। नंबर कम था, छाट देते, अगली बार और मेहनत करके आते। मेरिट में हाथ बहुत टेढ़ा है ससुरा, दिखता है यहाँ पे, ऐसे हो गया यहाँ पर
फ्रस्ट्रेशन में कभी मम्मी को बोल देते थे आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए, बचपन में तेल ओल सही से मालिश किया जाता है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, तो हम पढ़ाना चालू किए थे फ्रस्ट्रेशन में, अकेले टेंशन में रहते थे, सोचते थे जब हमारा जिंदगी खत्म हो गई, एक को तो सपने देखे थे फौज में जाना है, ऐसा ही कैसे होगा, आर्मी में कुछ नहीं सुनता है, तो हम फ्रस्ट्रेशन की वजह से पढ़ाना चालू किए थे, यही में पढ़ाते रह गए यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो पढ़ा लिखा है वो गरम दल का नहीं हो सकता है, नरम दल का ही रहेगा। अमूमन देखिएगा गांव वगैरह के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग गरम दल वाले होते हैं, मार ससुरा के निकाल लाठी यहाँ मार दे यहाँ पे तुरंत मारो यहाँ पे। तो शहरी क्षेत्र के लोग थोड़ा सा नरम दल, ग्रामीण क्षेत्र के लोग थोड़ा गरम दल, बट पटना शहरी क्षेत्र है, हमको लगता है यहाँ सब गरम दल का। अजीब टाइप का मेंटेलिटी हो गया यहाँ पर। जाम में फंसे थे भिकना पहाड़ी पे, एक लड़का पैदल जा रहा था, एक स्कूटी वाला को हल्का सा लग गया, ज्यादा जोर से नहीं लगा, जाम में कितना लगेगा, तो कह रहा है भाई पैरवा पे चढ़ा दिया नहीं दिख रहा है, तो उठ के कह रहा है एक झापड़ दे दिया। बड़ा खराब लगा हमको, वो केवल इसीलिए एक झापड़ उसको दे दिया क्योंकि वो देख रहा था कि ये पैदल है क्या कर लेगा मेरा। मेंटेलिटी सोचिए, अगर सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है तो हम कुछ कर देंगे। तनी हमरा से बोले स्कूटी या ओकरा सहित गड़िया में रख लेते हैं, हाँ यहाँ कोल्ड स्टोर है ये, अगले सीजन में छोड़ते ना। मतलब देखिए मेंटेलिटी देखिए लोगों की, उसके अंदर गुस्सा पावर कुछ नहीं है, वो देख रहा है कि हमारा जिससे झगड़ा है वो कुछ नहीं कर सकता। वही विधायक जी रहते तो बांध के लेके चल जाते हैं, चुनाव में ओकरे बांट देते एक से एक रहता है। चलो अब आगे समझते हैं। तो बताइए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां कर दिया? सिंगापुर में। और यहीं से सैनिकों को कहा था कि अब हमें यहां नहीं रुकना है, कहां चलना है? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की उपाधि किसने दिया इन्हें? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर, हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। अब यहां से ये बर्मा में आए, कहां पहुंचे? बर्मा। बर्मा में यहां पर उन्होंने हेड ऑफिस बनाया था बर्मा, अभी का नाम म्यांमार है। वहां पर यहां पर आजाद हिंद फौज से उनकी क्या हो गई? मुलाकात। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के पास जो सेना थी तो वो वेल ट्रेंड थी, जर्मनी में भी ट्रेनिंग मिला, जापान में भी मिला, आधुनिक हथियार मिला और एक योग्य कमांडर मिला। आपका कमांडर तगड़ा रहना चाहिए, युद्ध आप ऐसे ही जीत जाएंगे। अगर कमांडर डरपोक मिल गया, युद्ध कभी नहीं जीत पाएंगे। वहां पर चाइना और भारत के बीच जो गलवान घाटी हो रही है, तो भारत अभी भी वहां अपना पंजाब रेजिमेंट का 11 कोर को तैनात किया हुआ है। अभी भी 1.5 साल हो गया, अभी भी वहां हमारे ही कमांडर वही है। और चाइना ने अपने कमांडर को 7 बार बदल चुका, 7 बार बदल चुका, सोच सकते हैं। इसलिए हम गर्व है हमें हिंदुस्तानी सेना पे, आज भी वो डटे हुए। बिहार रेजिमेंट वाला मारा था सब ये तो और मन बड़ होता है, दौड़ा दिया वहां पर। इनके कमांडर कहते रह गए, अरे एग्रीमेंट है हम लोग का 1996, हम हथियार नहीं चला सकते। बिहारी बोला था कौन मार गोली चला रहा है, लाठिए बहुत हो लो है। एक ट्रेनिंग तो हम लोग को बचपने से है मार लाठी मार दी। बताइए जिस देश का कमांडर बदला जाएगा उस देश का सेना का मनोबल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? खत्म हो जाएगा। अब वो सब टिक नहीं पाता, ऐसा ना खाना पे भी बोला जाता। अमेरिकन सेनापति ने कहा था कि सेना कितना लड़ेगी ये डिपेंड करता है उसके पेट में कितना अनाज है। तो भारतीय सेना का खाना जो है ना, या इंडियन खाना बहुत ठोस होता है। चाइनीज वाला चाउमीन, चाउमीन का उस तरह हम लोग का ही अटक जाएगा। चाउमीन खत्म होने के बाद पता चलता है कि नहीं अब पेट में पहुंचा है, तब तक तो हम लोग ऐसा फेगस में अटका रहता है। चाउमीन खा के लड़ाई करेंगे। यहाँ बिहार वाला है, लिट्टी खा के जाएगा, चना भिगा के ले जाएगा, मार तो सुभाष चंद्र बोस के पास एक अच्छी फौज थी कि नहीं थी? सुभाष चंद्र बोस के पास एक योग्य सेना थी, और सुभाष चंद्र बोस में नो डाउट एक योग्य सेनापति थे। हालांकि वो खामखा में आईएएस की नौकरी में गए थे, उनको भी सेना में जाना चाहिए था, लेकिन वो भी सेना में नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, लेकिन सेना में सर्व करने का मौका मिला कि नहीं? कहीं सचुरा मार हो जाए तो हम लोग घुस जाते हो, बाहर में जाओ, हाथ टेढ़ टाड़े, कोई दिक्कत नहीं। अब तो दीजिएगा ना निपटा, हमरा देता तो हम कब के तिब्बत में घुस जाते, तो बाहर में जो है। तो सुभाष चंद्र बोस के सामने एक समस्या यहाँ आई कि बर्मा में पहले से भारत के सैनिक थे सब। उस समय एक फौज थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, देखिए आजाद हिंद सरकार ने गठित किए थे सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह
एक कैप्टन थे, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने आइडिया दिया कि क्यों ना हम भारतीयों के लिए एक फौज बनाएं। तो ये किसने आइडिया दिया? कैप्टन मोहन सिंह। और ये जिम्मेदारी दी गई रास बिहारी बोस को। किसे दी गई? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया, लेकिन उस समय तक रास बिहारी की बोस 70 से ज्यादा उम्र के हो गए थे। अभी बताइए, सेना का कमांडर 70 से ज्यादा उम्र का, सेना में मनोबल रहेगा? सेना में एकदम भयानक गरजने वाला होना चाहिए, वहां पर बॉर्डर पे एकदम गरजने वाला सेनापति चाहिए। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा ना समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं, मौत समा मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। खतरनाक होना चाहिए एकदम सेनापति, मार करा दे सजुरा, जो मरलो रहे दोनों हथियार उठा लेके मारे सजा यहाँ पर। एकदम सेनापति का मतलब क्या होना चाहिए? एकदम खूंखार, चंडाल, एकदम तनिको मोह माया नहीं, लाश पे बैठ के ससुरा खाना खा ले और करे जेब चेक करे कुछ बचल है क्या एकरा में। ऐसा सेनापति एकदम क्रूर होना चाहिए, काट डाले वहां पर। रास बिहारी बोस बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, रास बिहारी बोस। लेकिन उम्र का तकाजा होता है, हर इंसान का उम्र ढलने के बाद नहीं हो पाता है। 70 साल की उम्र के बाद क्या करें? हम इतना पढ़ा रहे, 50 साल, 4-5 साल बाद हम इतना ना पढ़ा पाएंगे, कितना बचले होगा हम लोग में। तो बुढ़ापा में इंसान नहीं हो पाता। तो सेना ने कहा कि अब हमें यह कमांड किसको दे देना चाहिए? सुभाष चंद्र बोस को। तो बताइए, सेना का कमांड, आजाद हिंद फौज के कमांड किसने संभाल लिया? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने संभाला था 1942 में। कब संभाला था? 1942। क्या 1942 में आजाद हिंद फौज बनी थी? नहीं, बहुत पहले बन गई थी, छीटपुट थी इधर उधर यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया? आजाद हिंद फौज बनाया और इन्होंने कई ब्रिगेड बनाया। लक्ष्मी ब्रिगेड बना दिया, महिलाओं का क्या बना दिया? लक्ष्मी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, पूरा सेना का गठन बना दिया, भयानक। और सेना का एकदम जबरदस्त इनके पास क्या था? हथियार था। जापानियों से सहयोग मिला था, हिटलर से सहयोग मिला था, और ये अब म्यांमार के रास्ते कहां बढ़ने लगे? भारत की ओर। और जापान से एक उम्मीद थी, लेकिन 6 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान पे बम पटक दिया। दूसरा 9 अगस्त को फिर पटक दिया। अब जापान ने हाथ खड़ा कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद सेना का मनोबल ही गिर गया और सेना के ऊपर भारी पड़ गए कौन? अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज को अब टेंशन नहीं, उधर जापान मारा गया, इधर जर्मनी मारे गए, एगो बचा था इटली, इटली का था डोमिटो मुसोलिनी, ये महालोल था ससुरा। ये तो मां, इसकी जनता ने इसको पकड़ के तमाचा तमाचा मार दिया, इसी के देश की जनता ने। मुसोलिनी को इसी के देश में तमाचा तमाचा मार के मारी। उसका बेचारा का सब उखड़ गया था, इतना मार मारे थे सब, चौराहा पे फांसी दे दिया। महाबैल था मुसोलिनी। मुसोलिनी का कहना था, जो पुरुष युद्ध नहीं लड़ा वो बाज महिला के समान है। कोई बात है भाई, युद्ध जरूरी है, लेकिन युद्ध किस हाल में जरूरी है ये है। आप युद्ध को बहुत हद तक टालिए, आखिरी डिसीजन होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि युद्ध कर दो एकदम। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और लाल किला में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहां चलाया गया था? लाल किला। और लॉर्ड लिनिथगो थे उस समय भारत के वायसराय। उसके बाद लॉर्ड लिनिथगो के समय बाद आए थे मिंटो उंटो को, इसको भेजा गया, माउंट बेटन वगैरह। तो इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो उसके बाद जब मुकदमा चलाया गया तो भारत के जवाहरलाल नेहरू वकील जो थे, काटजू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, बहुत सारे वकीलों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों का पैरवी किया और जज से कहा कि गलती से भी आप सजा मत सुनाइएगा। याद है मंगल पांडे? हाँ, एगो को सुनाए थे मंगल पांडे को, बाकी 1857 का क्रांति किया था ना। अभी माहौल सही नहीं है जज साहब, आप इनकी सजा को माफ कर दीजिए वरना फिर बवाल कर देगा सब इस सैनिक सब। तो जज ने कहा, माफ करने की शक्ति हमारे पास नहीं है, राष्ट्रपति को होती है। उस समय राष्ट्रपति के पद पर वायसराय हुआ करता था। तो वायसराय ने इनकी सजा को क्या कर दिया? माफ कर दिया। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम लोग 1947 में आजाद नहीं होते, ये वास्तविकता है। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम 47 में तो आजाद नहीं होते, 55 में होते, 51 में होते, लेकिन 47 में तो किसी कीमत पे आजाद नहीं हो पाते। क्योंकि देखिए ना, ऐसा कौन सी घटना लगा जिसने अंग्रेजों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया? द्वितीय विश्व। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन केवल इसीलिए हुआ था कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी थे। रियलिटी देखिए, टाइमिंग नहीं देख रहे हैं। क्रिप्स प्रस्ताव आया, भाई बहुत मजबूरी है, गांधी जी उसको कमरा में ले गए। बहुत जरूरी है क्या फौज की? ताकि गांधी जी आप ही बचा सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में आप ही सैनिकों को भेजे थे, हम लोग आपको सार्जेंट बोले थे, बहुत जरूरत है, दिक्कत हो गया है। गांधी जी का यही तो हम जानना चाहते थे, जाओ हम भेजेंगे। गया बेचारा क्रिप्स हुआ
भारत छोड़ो आंदोलन, कहा कि बहुत कमीना आदमी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हम लोग को आजादी इतना जल्दी नहीं मिलता। बाकी देखिए, भगत सिंह 1930 में ही इन्हें फांसी, 31 में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये लोग 30 के दशक तक ही इन लोग को क्या कर दिए थे, अंग्रेज फांसी देके, गोली मार के, कैसे भी क्या कर दिए थे, खत्म कर चुके। 30 के बाद कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन ही नहीं मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस का मिलेगा, और सुभाष चंद्र बोस को भी देखिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जापान मराया और पूरा खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग के पास अपना क्या था, ना फैक्ट्री थी, ना हथियार था, ना कुछ सैलरी उलरी कहां से दीजिएगा यहाँ पर। तो बहुत द्वितीय विश्व युद्ध हुआ भी तो एक तरह से हम लोग के लिए क्या था, अच्छा ही था। सोचा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ पहले, और अगर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जीत जाता तो हम 1942 में आजाद हो गए रहते। जर्मनी ने गलती न कर दिया, उसने रूस पर आक्रमण कर दिया। ये सोचना, देखता है कितना बड़ है, कहां आक्रमण कर दिया, रूस पर। रूस ने सबसे ज्यादा लोग को गंवाए हैं, प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध में। इतना लोग मरे हैं कि रूस में कहीं पे भी देखेंगे तो सड़क पर 40% आपको लड़के मिलेंगे, 60% वहां क्या मिलेंगे, लड़कियां मिलेंगी। जिसके दो रीजन है, एक तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मरा गए सब, दूसरा का रीजन वहां पे शराब बहुत ज्यादा, वहां पे लोग क्या पीते हैं, शराब। ठंड प्रदेशों में शराब जो होता है एकोमोडाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा, वेस्टर्न कल्चर में शराब, सिगरेट, जुआ, ये सब क्या है, नॉर्मल। हमारे यहाँ क्या है, शराब थोड़ा सा गलत माना जाता है। उतनी मनी होली में चल गया, अदरवाइज होली में ना थोड़ा सा आदमी एडजस्ट कर चले यार होली में, समझा कि अदरवाइज में आप शराब पीजिएगा तो भारतीय समाज में लोग आपको अच्छे नजर से नहीं देखते। होली में बस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और वो ससुरा सब ऐसा पी लेता है कि उलटल कहीं रहता है। अरे भाई थोड़ा लिमिट में रहना रे ससुरा, तोरे चक्कर में त्योहारों बदनाम हो जाएगा। लेकिन ना ससुरा, हम चौपट हैं तो सबको चौपट करेंगे। तो ये रूस बहुत ज्यादा इसमें लॉस रहा था। तो आपको सुभाष चंद्र बोस का समझ में आ गया। अब आगे हम लोग कल करेंगे।